हेलो दोस्तों, आज पूरा एनालिसिस लेकर आए हैं आपके लिए। आज का स्टॉक ज्योति लैब्स एफएमसीजी कंपनी है। मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है इनका। टॉप के ब्रांड्स उजाला, एक्सो, मैक्सो, प्रिल, हेंको ऐसे बड़े ब्रांड्स हैं इनके पास। एज ऑफ नाउ 7-8 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। 2200 के पास का रेवेन्यू है इनका। डायरेक्ट रीच है 1 मिलियन आउटलेट्स की और बाकी दूसरे भी हैं। 22 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। 6 जो पावर ब्रांड्स हैं टॉप के और 4.4 मिलियन यूनिट्स एक दिन में बेचे जाते हैं इनके प्रोडक्ट्स के। 40% सेल्स आती हैं वो रूरल एरिया से आती हैं। ब्रांड्स की बात करें तो उजाला सभी ने सुना होगा जो नंबर 1 पे है और एक्सो अपने इंडस्ट्री में नंबर 2 पे है और मैक्सो भी नंबर 2 पे है। मार्केट शेयर की बात करें तो उजाला है जो वो 85% के आसपास का मार्केट शेयर रखता है। उजाला आईडीडी है, ये सिर्फ केरला में है, ये 20% मार्केट शेयर है इसके पास। मैक्सो 2 है, एक कॉइल है वो 23% है उसके पास और मैक्सो जो लिक्विड है उसमें ऑलमोस्ट 10%, 9 to 10% का मार्केट शेयर है इनके पास। डिश वॉश है जो बार वो है एक्सो की 14% मार्केट शेयर और प्रिल का लिक्विड है ये 15% का मार्केट शेयर रखता है। बाकी और भी ब्रांड्स हैं इनके पास, वो भी अच्छे कंपटीशन में है और कंपनी काफ़ी फोकस करती है एडवर्टाइजमेंट पे और टॉप के ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं कंपनी के पास। लेटेस्ट ईयर की जो सेल्स हैं इनकी वो रेवेन्यू 15% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है और आगे भी डबल डिजिट में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं। इंडिया की जो एफएमसीजी मार्केट है वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि एक तो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, दूसरा हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और अभी भी बढ़ रही है। अब कंपनी काम कैसे करती है? कंपनी पहले प्रोडक्ट्स जो सिलेक्ट करती है पोर्टफोलियो में अपने ऐड करती है वो, फिर उनका ब्रांड का नाम एडवर्टाइज करके उनको फेमस किया जाता है, लोगों में विश्वास लाया जाता है उसके लिए, और टेक्नोलॉजी है वो अपनी अपग्रेड करते हैं ये टाइम टू टाइम। और अभी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन को और बेहतर किया है अपने और टारगेट कर रहे हैं ये वॉल्यूम ग्रोथ को। अब वॉल्यूम ग्रोथ, वैल्यू ग्रोथ ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज एक साल आपने 10 पैकेट्स सेल किए हैं और 100 का एमआरपी है उनका ईच। अब आपका जो टोटल सेल है वो 1000 का हो चुका है। नेक्स्ट ईयर आप क्या कर सकते हो, आप वो 100 का जो एमआरपी था उनका वो 110 कर सकते हो और इस बार अगर आप 10 पैकेट सेल करोगे तो आपका टोटल रेवेन्यू 1000 जो पहले था अब 1100 हो जाएगा। वो ये वैल्यू ग्रोथ थी। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो कि वो पैकेट्स आप ज्यादा बेचो, वो 10 की बजाय आपने 11 बेचे और एमआरपी उसका 100 ही रहा, तो इस बार भी जो सेल होगी वो 1100 की होगी। लेकिन ये वॉल्यूम ग्रोथ था, आपने जो क्वांटिटी बेची है वो ज्यादा बेची है, इसको वॉल्यूम ग्रोथ कहते हैं। एफएमसीजी में वॉल्यूम ग्रोथ को प्रेफर किया जाता है, वैल्यू ग्रोथ को इतना प्रेफर नहीं करते हैं। ऐसी कंपनीज में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहता है, तो इनकी मैनेजमेंट है वो अच्छी है, एक्सपीरियंस्ड पीपल हैं। अभी इनकी सेकंड जनरेशन आ रही है कंपनी में और अच्छे से हैंडल कर रहे हैं उसको। लास्ट 2-3 साल में कंपनी में क्या हुआ है इसकी बात करते हैं। अब लीडरशिप में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि सेकंड जनरेशन अब ज्वाइन कर रही है कंपनी की मैनेजमेंट को। तो अब फोकस किया जा रहा है कि न्यू ज्योग्राफीज में अपना प्रोडक्ट पहुंचाया जाए और मैन्युफैक्चरिंग में नई टेक्नोलॉजी लाई जाए ताकि वो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की और कम हो जाए। जहाँ जहाँ ऑटोमेशन की जा सकती थी वो इंस्टॉलेशन की जा रही है। अभी कोविड का फेज देखा जाए तो कंपनी ने अच्छे से हैंडल किया। इन्होंने टीम्स बनाई, एक का काम था कि आपने मैन्युफैक्चरिंग से सेल्स तक का जो प्रोसेस है वो रुकना नहीं चाहिए, वो कंटिन्यू रहे कैसे भी। और दूसरी टीम का जो काम था वो था रॉ मटेरियल में अगर कुछ चीजें हैं जो अवेलेबल नहीं है लॉकडाउन के चलते, तो आपने कुछ सेम रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट ढूंढना है जो इजीली अवेलेबल हो और सेम क्वालिटी का हो। तो ऐसे इन्होंने अपना प्रोडक्ट हमेशा मार्केट में बनाए रखा, वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो, इस पे बड़ा ध्यान दिया गया। बाकी भी बहुत सी स्कीम्स की जाती हैं बाकी कंपनीज की तरह, जैसे छोटे पाउचेस अवेलेबल करवाए गए मार्केट में बड़े की बजाय, तो अच्छा किया इन्होंने। तो इन्फ्लेशन के चलते जो पीछे से रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़े हैं वो इन्होंने 100% पास नहीं किए कस्टमर पे, उसके चलते वो सेल तो
ज्यादा हुए हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उस पे काफी असर हुआ है, मार्जिन पे हिट हुआ है। तो इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे वो हाईएस्ट लास्ट के 2-3 साल में 16% पे थे और अभी वो 11% पे हैं। वही जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो इसमें देखने मिल रहा है। जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, जहाँ मैरिको है, जहाँ डाबर है, इनके ये मार्जिन इतने इफेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन इनके बाद जो थोड़ी छोटी कंपनीज हैं उनमें ये मार्जिन सभी में बहुत इफेक्ट हुए हैं। आप देख सकते हो बजाज कंज्यूमर्स और गोदरेज, इन सब में ये देखने मिलेगा आपको। चलिए अब बात करते हैं जो चैलेंजेस, जहाँ नेगेटिव पॉइंट्स रहेंगे इस सेक्टर के लिए, इस कंपनी के लिए। तो पहला पॉइंट है जो वो है फ्लक्चुएशन इन डिमांड। जो कंज्यूमर है ना उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है और अब ये बहुत तेजी से हो रहा है कोविड के बाद। इसको समझने में कंपनी का थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ये एक चैलेंज है कंपनी के लिए। दूसरा है ईज ऑफ बाइंग। जैसे ऑनलाइन बाइंग चल ही रही है तो हर कोई चाहता है कि मेरे घर पे डिलीवरी हो सके चीजों की, सभी प्रोडक्ट्स की। तीसरा है इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है जो कंपनी के लिए थोड़ा नेगेटिव है। राइजिंग इन्फ्लेशन जो कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ये भी जैसे पहले बात की है मार्जिन्स को हिट कर रही है अभी, तो ये अभी 1 साल और पेन दे सकती है इस सेक्टर को। अभी कोविड के बाद क्या हो रहा है, बहुत से काम बंद हो चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ चुका है और लोगों की जॉब्स जा रही है। अभी हमने ट्रेंड देखा ही है पीछे ले ऑफ का। तो इसके चलते जो कंज्यूमर है ना वो अभी बहुत खुल के खर्चा नहीं कर रहा है, तो वो थोड़ा कॉशियस है। इससे थोड़ा मार्केट में ना ग्रोथ स्लो है अभी के लिए। एफएमसीजी में सभी प्रोडक्ट्स पैकिंग पे बहुत डिपेंड करते हैं, तो इन्फ्लेशन के चलते इनका भी खर्चा काफी बढ़ चुका है। तो ये भी एक कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है। अभी लास्ट ईयर जो एस्टिमेट किए जा रहे थे कि इंडिया की ग्रोथ रेट अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, तो अभी वो धीरे धीरे ना थोड़े कम किए जा रहे हैं। वो टारगेट्स एस्टिमेटेड हैं जो वो थोड़े कम किए गए हैं, तो थोड़ा टाइम अभी ये भी नेगेटिव ही दिख रहा है कंपनी और इस सेक्टर के लिए। एक और पॉइंट है जो अभी है वो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं दिख रहा है कंपनी को। ओवरऑल सेक्टर के लिए ये नेगेटिव पॉइंट है एक बहुत बड़ा। अभी सिर्फ वैल्यू ग्रोथ ही दिख रहा है, तो आगे जाकर वॉल्यूम ग्रोथ आएगा तो इनके लिए अच्छा होगा, लेकिन अभी के लिए ये नेगेटिव रहेगा। अगर आगे जाकर इनका मार्जिन है जो EBITDA मार्जिन है वो 11% से नीचे चले जाते हैं तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट रह सकता है। और जो अगर ये कोई आगे केपेक्स करे और वो डेट से हो तो वो मतलब डी रेटिंग के लिए वो बड़ा फैक्टर रहेगा कंपनी की। इसके टारगेट्स फिर कम किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव क्या है कंपनी में, जहाँ इस सेक्टर में लास्ट 1-1.5 साल में इंडिया में FDI इनफ्लोज आए हैं वो $18.5 बिलियन के आए हैं। बड़ी बात है ये। दूसरा है जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रा पुश पे फोकस कर रही है, नए हाईवेज बनाए जा रहे हैं, रूरल एरिया में रीच बढ़ रही है, तो लॉजिस्टिक्स एंड इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा होगा और भी नए एरियाज को ये रीच करेंगे, अपना प्रोडक्ट पहुंचा पाएंगे। तीसरा पॉइंट है जो बड़ा इंडिया का जो रूरल एरिया है वो नेक्स्ट 4 से 5 साल अच्छे से ग्रो करेगा, तो वहां से इनका 40% रेवेन्यू आता है, तो उसमें अच्छा खासा पुश मिलेगा कंपनी को। और इंडिया का जो FMCG सेक्टर है ये ऑलरेडी अच्छा ग्रो कर रहा है। आगे कंपनी का जो अभी पोर्टफोलियो है इनके बहुत से प्रोडक्ट्स हैं पाइपलाइन में। इन्होंने अभी कोविड के बाद कुछ खास मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए कुछ खास लॉन्च नहीं किया, लेकिन आगे जाकर इनके पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और अगर ये नए सेगमेंट्स में और प्रोडक्ट्स लॉन्च करे तो वो कंपनी के लिए अच्छा रीरेटिंग का एक कारण बनेगा, जिससे इनके टारगेट्स जो कंपनीज देती हैं वो और ऊपर के देंगे, तो उस केस में स्टॉक में भी बाइंग आ सकती है। और अगर ये अपना ROCE इम्प्रूव कर लें तो भी इनकी री रेटिंग होगी। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। मार्केट कैप है जो 7 से 8 हजार करोड़ के अंदर है। अभी कंपनी का PE वैल्यू 42 है जो थोड़ा हाई है। ROCE 12.9% और ROE 11%। ठीक है, ये बहुत अच्छे नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है। और डिविडेंड यील्ड है 1.2%। अगर आप पीयर्स की बात करोगे तब आप देखोगे कि सारा सेक्टर ही बहुत हाई PE पे काम कर रहा है। 60 इस इंडस्ट्री का एवरेज PE है, तो इनका 42 एवरेज से बहुत कम है। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखोगे
तो वो बहुत ज़्यादा है दूसरी कंपनीज की, इनकी कंपैरेटिवली बहुत कम है उनसे। सेल्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म में कंपनी ने अच्छा किया है, सेल्स हर बार बढ़ाई ही है कंपनी ने। कोविड के टाइम थोड़ा हिट जरूर हुए हैं, थोड़ा स्लो है, लेकिन अच्छे से बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की मैंने पहले बात कर ही दी, थोड़े हिट हुए हैं अभी, लेकिन आगे जाके फिर से इम्प्रूव होंगे जैसे ही इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा। और नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास, कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और लॉन्ग टाइम से है ये, ऐसा नहीं है कि अभी प्रॉफिट में आए हो। लॉस मेकिंग नहीं है, अच्छी बात है कंपनी की। बैलेंस शीट अच्छी है, कंपनी के पास रिजर्व्स हैं जो वो अच्छे से बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ज्यादा बड़ा डेट नहीं है, थोड़ा सा डेट है, लेकिन उससे भी ज्यादा कंपनी के पास कैश है। तो कंपनी नेट डेट फ्री है, कोई डेट नहीं है, कंपनी के पास इनफ कैश है कि वो डेट पे कर सकती है किसी भी टाइम। कैश फ्लोज अच्छे हैं, कंपनी के पास कैश आता है जो ऑपरेशन जो मेन एक्टिविटी है इनकी उससे, तभी कंपनी इतने लंबे टाइम से डिविडेंड पे कर सकती है, वरना कोई कंपनी ऐसा नहीं कर सकती अगर उनको कैश ही नहीं आ रहा होगा मेन ऑपरेशन से। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 2019 से पहले कंपनी के प्रमोटर्स ने शायद 5% का अपना स्टेक सेल किया था, लेकिन अभी तो 2-3 साल से नहीं दिख रहा है अभी तो ये भी अच्छा है कंपनी के लिए। अब एक टेक्निकल व्यू लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसके चार्ट पे देखें तो कंपनी ने लास्ट 3-4 साल एक कंसोलिडेट किया है एक ही एरिया में, और उसको अब इन्होंने ब्रीच करके जो स्टॉक है ऊपर गया है वो। तो इतना टाइम अगर कोई कंपनी का स्टॉक एक ही जगह पे कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद ऊपर जाता है, तो मतलब के पिछले जो 3-4 साल हैं इनमें कुछ कंपनी में चेंजेस हुए हैं जिसके चलते कंपनी अब अच्छी सिचुएशन में होगी। ये हमें तो नहीं पता चलेगा अभी, लेकिन जो इनसाइडर्स हैं उनको पता है, तभी ये स्टॉक इतने टाइम बाद अपना जो ये रेंज था इसको ब्रेक करके ऊपर गया है। तो इस सब को देखते हुए, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, हम इस पे जब तक ये स्टॉक 160 से ऊपर है हम बाय ऑन डिप को प्रेफर करेंगे इसमें, और ये थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए जाइएगा इसमें। कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं क्योंकि अभी इन्फ्लेशन बनी रह सकती है, तो आप इसमें थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए जाएं। और 160 से जब तक ये ऊपर है ये एक अप ट्रेंड में रहेगा, थोड़ा स्लो है लेकिन चलेगा, शायद ये काफी लंबा चले क्योंकि 3-4 साल की कंसोलिडेशन के बाद ये चलना शुरू हुआ है। और इसमें आप अपना 8% तक पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट कर सकते हो, 8% से ज्यादा ना करें। तो ये था हमारा व्यू और ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपके काम का है तो लाइक जरूर करें इसको, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए, और हमारे साथ बने रहें, आगे और वीडियोस अच्छे स्टॉक्स की हम लाते रहेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।